मैं कहा था ना बहुत पहले, स्थूल के खिलाफ सूक्ष्म का विद्रोह, कई बार नवजागरण के विरुद्ध छायावाद नहीं है। और अगर नवजागरण के विरुद्ध छायावाद होता तो कामायनी में श्रद्धा मानव को ईड़ा के पास छोड़ के नहीं जाती। अगर कामायनी आपने गौर की होगी तो ईड़ा के पास छोड़ के जाती है कि भविष्य यही बुद्धि है, लेकिन निर्णय के साथ। तो मुझे लगता है कि छायावाद का बहुत बड़ा योगदान है कि इसने मैं में एक बड़ा स्पेस पैदा किया। और आज तो मैं विलुप्त है, क्योंकि मैं केवल समाज में सुरक्षित रह सकता है, झुंड में किसी के पास मैं नहीं होगा। झुंड में कोई व्यक्ति होगा तो उसके पास सब होगा, मैं नहीं होगा। और समाज अगर है तो समाज में व्यक्ति के पास मैं होगा। ये आज क्या है, ये एक मुझे अपने साथी बंधु लेखकों का भी हिंदी का जो वातावरण है कि हमारे लेखक एक बड़े पैमाने पर आत्मद्वीप बनते जा रहे हैं। सभी आत्मद्वीप हैं और उन द्वीपों के बीच कोई संवाद नहीं है। उस समय के लोग बात करते थे। आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ कि आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें प्रेमचंद और प्रसाद दोनों खड़े हैं। क्या ऐसा कोई है जिसने तस्वीर नहीं देखी? प्रेमचंद भी खड़े हैं बगल में और प्रसाद भी बगल में खड़े हैं। तस्वीर देखी होगी आपने। अब जगन कुमार ने लगा दिया प्रेमचंद स्कूल, प्रसाद स्कूल, और प्रेमचंद ने स्वयं मना कर दिया कि नहीं, मैं प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल इस तरह का कोई विभाजन नहीं मानता। प्रेमचंद ने जब भाई ये जो उस समय चाहे प्रेमचंद, एक बड़ी जरूरत यह है कि प्रेमचंद और प्रसाद को या प्रेमचंद और निराला को की विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन एकेडमिक शिक्षण ने जो विभाजन पैदा कर दिया प्रेमचंद और छायावाद के बीच में, एक ही युग की दोनों घटनाएं हैं। जिस युग में प्रेमचंद हुए थे उसी युग में छायावाद भी था। इन वास्तविकताओं को, इन दोनों के संबंध, क्योंकि जब हम दो धाराओं की बात करते हैं, दो कृतिकारों की बात करते हैं, तो हमें अपनी दृष्टि को वस्तुपरक बनाने के लिए आवश्यक है कि हम सामान्य बिंदुओं की भी तलाश करें और विशिष्ट सामान्यता और विशिष्टता दोनों की समझ जरूरी है। यही मैंने करने का प्रयास किया। शुक्रिया सर आपका।